अंतरिक्ष में कोई बिंदु, द पॉइंट इन स्पेस, जिसमें जिसमें हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी, ए बी इज इक्वल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे लेंथ परपेंडिकुलर फ्रॉम p पॉइंट टू द एक्सिस, यानी अंतरिक्ष में कोई बिंदु P है, उससे अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई हम लोग देखे थे PA इज इक्वल रूट y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, PB इक्वल रूट x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, PC इक्वल रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे अंतरिक्ष में जो बिंदु P है वहां से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, तो PD हम लोग फाइंड आउट किए थे, PD इज इक्वल, तो PD हमारा Z के पैरेलल था जिसको हम Z डिनोट किए थे। और हम लोग फाइंड आउट किए थे इस तल पे PE यानी PF हमारा फाइंड हुआ था X, हम लोग फाइंड किए थे PE हमारा फाइंड हुआ था Y। इसमें और देखते हैं आज कुछ नए फार्मूले जिससे ये हमारा कंप्लीट हो सके। ऑक्टेंट अष्टक, एक क्वेश्चन इससे भी पूछता है, जैसे अंतरिक्ष में कोई बिंदु 2, 3, 5, तो ये किस ऑक्टेंट में है या किस अष्टक में है। तो सबसे पहले अष्टक को डिनोट करने की बात कर लेते हैं कि अष्टक को हम जनरली कैसे डिनोट करते हैं। Z और ये हमारा Y, ये वर्जिन पॉइंट O। तो हम अगर बात करते हैं O X Y 3D के केस में, तो ये बिल्कुल हमारा गलत है, लेकिन इसी को अगर हम 2D के केस में बात करते हैं O X Y, तो ये किसी न किसी तल को डिनोट करता है। O X Y, तो O हमारा वर्जिन पॉइंट है और Y ये है O X Y, यानी कि इस प्लेन की बात कर रहा है। तो इसको लेके हम चलते हैं 3D के केस में। अगर 3D के केस में किसी तल को हम डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं, यानी अष्टक को हम डिनोट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं O X Y Z। अब ये किस तल की बात कर रहा, तो O X Y Z, यानी ये जो सामने है उसकी बात कर रहा है। तो O X Y Z, तो यहाँ पे हम देखते हैं X Y और Z, तो x हमारा पॉजिटिव होता है, जबकि O X डैश Y डैश Z डैश, तो ये इसके पीछे वाला है। तो x यानी कि माइनस को डिनोट, x डैश माइनस को डिनोट करता है, तो x प्लस को डिनोट करता है। तो ये किस अष्टक में है, तो ये प्लस प्लस प्लस, यानी कि ये किस ऑक्टेंट में है, तो प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 में 2 भी हमारा प्लस, 3 भी प्लस, 5 भी प्लस, तो ये हमारी वैल्यू होगी O X Y Z, यानी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये किस ऑक्टेंट में या किस अष्टक में है, तो O X Y Z में है। अगर हमारी दूसरी वैल्यू मिलती है या यूं कहता है कि माइनस प्लस माइनस किस ऑक्टेंट में है या किस अष्टक में है, तो माइनस का मतलब हो गया कि हमारा ये x डैश होगा क्योंकि पहली पोजीशन पे है, और प्लस का मतलब हो गया हमारा कि y होगा क्योंकि ये दूसरी पोजीशन पे है, और माइनस z डैश ये तीसरी पोजीशन। लेकिन किसी भी ऑक्टेंट को डिनोट करते हैं तो वर्जिंग पॉइंट को लेकर, यानी O X डैश Y Z है, यानी ये हमारा माइनस प्लस माइनस किस ऑक्टेंट को बताता है, तो O X डैश Y Z डैश। अब इस तरह ऑक्टेंट की बात करें तो कुल हमारे 8 होते हैं, जिनको बारी बारी से लिखने के लिए छोटी सी जगह है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक दो से समझा जा सकता है कि इसके कुल कितने ऑक्टेंट होंगे। हम कुछ ही ऑक्टेंट को लिखे हैं O X Y Z।
ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स वाई डैश जेड, ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो अब इस ऑक्टेंट को अगर लिखा जाए साइन के अकॉर्डिंग तो हम कितना लिख सकते हैं, ओ वर्जिंग पॉइंट एक्स वाई जेड, तो x हमारा प्लस, y हमारा प्लस और z हमारा प्लस, x हमारा माइनस, y हमारा प्लस, z हमारा प्लस, x प्लस y माइनस z प्लस, x प्लस y प्लस z माइनस, x माइनस y माइनस z प्लस, x माइनस y माइनस z माइनस। तो ये हमारे कुछ ऑक्टेंट हैं जो सामने पड़े हुए हैं, प्लस प्लस प्लस, यानी ये किस ऑक्टेंट में है, तो ओ एक्स वाई जेड। अब यहीं पे पहला क्वेश्चन हमने पूछा था 2,3,1 किस ऑक्टेंट में होगा, तो ओ एक्स वाई जेड। ऐसा क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू प्लस और z की वैल्यू प्लस। तो ऐसे मिला के कुल हमारे 8 ऑक्टेंट तैयार होते हैं। इसके बाद हमारा इसमें आता है सेक्शन फार्मूले। सेक्शन फार्मूले की बात करते हैं। ए बी कोई लाइन है, इसे सी पॉइंट दो भागों में बांट रहा है, M1 M2, यानी M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ए बी को सी पॉइंट विभाजित करता है, तो सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, जबकि ए का कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो हमारा सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि सी का कोऑर्डिनेट हमारा x, y, z। तो x y z की वैल्यू हमारी कितना होगी, तो इसको भी हम लोग हाई स्कूल में 2D के केस में पढ़े हुए हैं कि x की वैल्यू हमारी होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 पढ़े हुए हैं। दूसरा y की वैल्यू हम लोग पढ़े हैं m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं 3D के केस में, तो तीसरी वैल्यू भी इसी के अकॉर्डिंग हमारी मिल जाएगी, z इक्वल m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2 यहाँ पे। तो इसकी बात करें तो इसे हम कहते हैं अंत विभाजन, अंतःविभाजन। अगर यहाँ पे बायता विभाजन की बात करता है तो जहां हम प्लस यूज किए हैं वहीं पे हम ले लेते हैं माइनस 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 माइनस, यानी कि इंटरनली की बात करें तो हमारा प्लस होगा, एक्सटर्नली की बात करें तो हमारा माइनस होगा। तो अंतःविभाजन बायता विभाजन, तो ज्यादातर केसों में इसमें अंतःविभाजन के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। ऑक्टेंट के बाद यह आता है सेक्शन फार्मूला, और ए बी लाइन को M1 संबंधी M2 या M1:M2 के रेशियो में डिवाइड किया गया है। M1 M2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर M1 बराबर M2 हो जाए, M1 बराबर M2 और इसकी वैल्यू हो जाए 1, तो हम इस फार्मूले को M1 की जगह M2 पुट करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे M1 M2 दोनों एक ही वैल्यू है, तो उसको हम यूज कर दे रहे हैं n। अगर n यूज करते हैं तो इन दोनों से m हमारा कॉमन, z2 प्लस z1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2m, n से m हमारा कैंसिल, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा z2 प्लस z1 अपॉन। तो यहाँ पे देखें, इसको भी हाई स्कूल में हम पढ़े हैं जब हमारा मध्य अनुपात कहता है, जैसे कि a B कोई लाइन है और इसको बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो बराबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बराबर भागों में, तो 1 में हम बांट रहे हैं ए बी लाइन को,
तो बराबर में बांट रहे हैं तो c का हम कोऑर्डिनेट वहां पे लेते थे x इज इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये तब होता है जब दोनों मध्य बिंदु पर हो, यानी AB का मध्य बिंदु हमारा C हो, दोनों बराबर भागों में बांटे। अगर दोनों से अलग हो, ये 2 है और ये 3 है, दोनों अलग अलग है, तो हम इसी फार्मूले को यूज करके इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इसमें डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल, उसके लिए भी एक डायग्राम लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस, और ये हम इसका रिजल्टेंट या इसका डायगोनल कह सकते हैं, ले लेते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्शन डायरेक्शन एंगल यहां फोकस करते हैं। अक्षों के साथ जो कोण बनते हैं उन्हें हम दिक् कोण कहते हैं। तो डायरेक्शन एंगल एक्स एक्सिस के साथ ले लेते हैं अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ ले लेते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ हम ले लेते हैं गामा। थोड़ा सा और फोकस करिएगा। दिक् कोण डायरेक्शन एंगल, अक्षों की धनात्मक दिशा से बनने वाला कोण दिक् कोण कहलाता है, और उससे संबंधित कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन, या उससे संबंधित कोज्या को दिक् कोज्या कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि दिक् कोण हमारा अल्फा बीटा गामा है। अक्षों के साथ जो कोण बनते हैं उन्हें हम दिक् कोण कहते हैं, और उनसे संबंधित कोज्या को दिक् कोज्या कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि दिक् कोण हमारा है अल्फा बीटा एंड गामा। इससे संबंधित तो कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इसे हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल और डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनकी वैल्यू की बात करें तो एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। यानी डायरेक्शन कोसाइन का जो सम होता है, स्क्वायर का सम होता है, उसकी वैल्यू कितना होती है 1। इनको हम जनरली m, n और l से भी डिनोट करते हैं। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल 1। यानी इनका स्क्वायर का सम कितना होता है 1 के इक्वल होता है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। दिक् कोण तथा दिक् कोज्या अक्षों के साथ जो कोण बनते हैं, अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनते हैं उन्हें हम दिक् कोण कहते हैं, और उनसे संबंधित कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन या दिक् कोज्या कहते हैं। इन्हें जनरली m n l से भी डिनोट करते हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। इनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल 1। n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज इक्वल 1। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमसे इसमें पूछता है कि x अक्ष की दिक् कोज्या, या हमसे पूछता है अक्षों की दिक् कोज्या, अक्षों का दिक् कोण। तो अक्षों के दिक् कोण या दिक् कोज्या की बात करें तो दोनों में से एक अगर हमें पता है तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अक्षों की दिक् कोज्या और दिक् कोण को फार्मूले के तौर पे याद भी करते हैं। ये देख लेते हैं अक्षों की दिक् कोज्या और दिक् कोण आते कैसे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक्स अक्ष का दिक् कोण, एक्स अक्ष का दिक् कोण
तो ये हमारी रिजल्टेंट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस पे है। तो इसको 2D के केस में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ से हमारा रिजल्टेंट जाता है और ये रिजल्टेंट उठ के हमारा आ रहा है एक्स एक्सिस पे। तो ये रिजल्टेंट आर एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, या यूं कहें अल्फा की वैल्यू कितना होगी। तो जब ये एक्स अक्ष के दिक्कोण की बात करें तो अल्फा इज इक्वल 0, अल्फा इज इक्वल 0, बीटा इज इक्वल 90 और गामा इज इक्वल 90। तो एक्स अक्ष की दिक्कोण की बात करें तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं 0, 90, 90 एक्स अक्ष का दिक्कोण। एक्स अक्ष की दिक्कोज्या की बात करें तो cos 0 इज इक्वल cos 90 इज इक्वल cos 90 इज इक्वल cos 0, cos 0। तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, 0। तो यहां पे हम बात करें एक्स अक्ष की दिक्कोज्या, एक्स अक्ष की दिक्कोज्या। तो एक्स अक्ष की दिक्कोज्या हमारा कितना होगी 1, 0, 0। तो यह हमारा एक्स अक्ष का दिक्कोण 0, 90, 90 एक्स अक्ष की दिक्कोज्या 1, 0, 0। इस तरीके से हम y एक्सिस, z एक्सिस की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको शॉर्ट में अब ले लेते हैं। y अक्ष का दिक्कोण, y अक्ष की दिक्कोज्या, z अक्ष का दिक्कोण, z अक्ष की दिक्कोज्या। यहां से बात करें y अक्ष का दिक्कोण, इसको वापस लेके चलते हैं इस पोजीशन पे। जब इसने कहा x अक्ष का दिक्कोण, तो x अक्ष का दिक्कोण यानी रिजल्टेंट लाइन हमारे x एक्सिस पे है, तो हमारा एंगल हुआ 0, 90, 90। तो जब हम y एक्सिस की बात करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट चला जाएगा y एक्सिस पे। तो जब y एक्सिस पे जाएगा तो यानी कि ये x अक्ष के साथ कितना बनाएगा 90, y एक्सिस के साथ y के लिए 0, 90। अब आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पे हमने लिया 0, 90, 90 तो हमारा कितना मिला, यानी 0 के पास हमारा 1 आ रहा है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें y अक्ष की दिक्कोज्या तो 90, 0, 90। तो 90 की वैल्यू की बात करें तो 90 का हमारा कितना आ रहा है 0, यानी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कितना 90 की वैल्यू 0। तो 0, 1, 0। फिर आगे बढ़ते हैं। z अक्ष की z अक्ष का दिक्कोण, तो z अक्ष का दिक्कोण की बात करें यानी रिजल्टेंट हमारा z पे चला गया, तो z के साथ कितना बनाएगा 0, यानी ये x के साथ कितना बनाएगा 90, 90 और z के साथ कितना बनाएगा 0। अब इसको अगर दिक्कोज्या की या बात की जाए तो 0, 0, 1 ये हमारा अक्षों के साथ दिक्कोण और दिक्कोज्या है। फार्मूले के तौर पे इसे याद रखा जाता है, कभी कभी इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है एक्स अक्ष का दिक्कोण कितना होगा या एक्स अक्ष की दिक्कोज्या कितनी होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा आता है दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। दिक् अनुपात ए बी कोई लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट दिया होगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो इसको हम प्लेन के केस में जब चलेंगे, हमारा सिलेबस में भी है प्लेन, तो उसके केस में जब चलेंगे तब हम देखेंगे ये आता कैसे है। यहाँ पे अगर बात करें दिक् अनुपात डायरेक्शन कोसाइन, तो जनरली ए
बी सी से डिनोट करते हैं। और ये कितना होता है, तो ये x2 माइनस x1, दूसरा y2 माइनस y1 और तीसरा z2 माइनस z1 होता है। अब यहाँ पे आते हैं इनसे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो दिक् अनुपात हमारा होता है a इज इक्वल x2 माइनस x1, b इक्वल y2 माइनस y1, c इक्वल z2 माइनस z1। यहाँ पे कुछ बुकों का कंफ्यूजन भी है, तो कुछ में लिया गया x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। तो यहाँ अगर हम सभी बुकों को देखें तो डिप्लोमा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जो मैक्सिमम बुकें फेमस है तो कह दिया जाए लूथरा सर या अजय कुमार। तो अजय कुमार में मिलेगा जो आपका x1 माइनस x2 और लूथरा सर में जो मिलेगा x2 माइनस x1। तो ऐसा ना हो कि कंफ्यूज करें, तो इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये भी आपको दिखा दिया जाएगा कि किस तरीके से ये सही है, जबकि दोनों अपनी पोजीशन पे सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि दिक् अनुपात एक्चुअल होता क्या है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों की यहाँ पे लाइन है तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 अगर ये बंदा ले रहा तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ए रहा होगा जिससे वो बी। तो एक बंदे ने सपोज किया कि स्टार्टिंग पॉइंट ए है तो उसने बी से लिया, दूसरे बंदे ने ये सपोज किया कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बी है तो उसने ए से लिया। तो x1 माइनस x2 हो या x2 माइनस x1 हो, हम डायरेक्शन रेशियो को x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 दोनों में से किसी को डिनोट कर सकते हैं और जनरली इसको a b c से डिनोट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो दे देता है ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो a है, b है या a1 है, b1 है और यह हमारा c1 है। दूसरी लाइन हमारी है cd और इसका डायरेक्शन रेशियो है a2, b2, c2। तो हमें दिखाना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल की कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हम लोग हाई स्कूल में एक फार्मूला लीनियर इक्वेशन का पढ़े होंगे, टू वेरिएबल a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल 0। दूसरा a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इज इक्वल 0। तो वहां पे कहता था यह लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के केस में देखा जाता था तो यह लाइन इसके पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगी, यह लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगी। तो वहां पे हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाइड होता है। यदि ए बी एक लाइन है और सी डी दूसरी लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो पैरेलल की कंडीशन या हम कह सकते हैं समांतर। तो समांतर ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी तो हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन जो वहां यूज कर रहे थे वही हम यहाँ भी यूज करेंगे। तो वहां पे हम यूज करते थे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल 0। तो यह हमारे पास कह सकते हैं हम यह पैरेलल की कंडीशन है ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी और यह हमारे लंबवत की कंडीशन, यानी दोनों लाइन एक दूसरे के अगर समांतर होगी तो हमारी कंडीशन यह बनेगी और दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो हमारी कंडीशन यह बनेगी। तो आपसे क्वेश्चन में कहता है कि बताइए दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर है या एक दूसरे के लंबवत है। तो हम उसका अनुपात निकालेंगे और निकाल के हम चेक कर लेंगे कि हमारी कंडीशन क्या बनती है। हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था इससे कुल मिला जुला के 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं।
आपकी बुकों में 1 से 2 एक्सरसाइज में दिया गया है और ये आप 4-5 क्वेश्चन अब काउंट कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और कैसे कैसे बनते हैं। आप अपनी बुक से सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन की रही बात कि जिन क्वेश्चनों का सलूशन आपको नहीं आता है तो एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर और राइटर का नेम लिखकर कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाइए, जिसको कलेक्ट करके एक नई वीडियो बना के आपको सेंड कर सकते। फिर भी इन पर कुछ एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं कि किस किस तरीके से बनते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे खुद बनाए अभी। उस रेखा का दिक कोज्या ज्ञात कीजिए जिसका दिक कोण 30, 60, 90 है। तो हमने आपसे बताया था यहाँ पे सबसे पहले अल्फा की वैल्यू, तो पहली वैल्यू हमारी कितना है 30, दूसरा बीटा की वैल्यू 60 और तीसरा गामा की वैल्यू 90। तो आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा है, उस रेखा का दिक कोज्या ज्ञात कीजिए जिसका दिक कोण 30, 60, 90 है। तो 30, तो यहाँ पे बात करें cos 30, तो cos 30 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू। तो cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे देखें, हम कह सकते हैं रेखा की दिक कोज्या √3/2, 1/2, 0। इसको नोट कर लीजिए। आप अपनी बुकों से जो भी क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम होती है उसे सेंड कर दीजिए। हम उन सभी क्वेश्चनों की एक लिस्ट बनाकर उसे सॉल्व करके आप तक पहुंचा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।